हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम स्टडी करेंगे। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप होती है इन टर्म्स ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड, और इस तरह फूड चेन के थ्रू एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी एक इकोसिस्टम में होते हैं उनमें स्पेस के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होती है या वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड देयर एनवायरनमेंट मीन्स जो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं वो भी इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। इस तरह एक इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल होता है। तो इकोसिस्टम की फंक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप होती है, जो इनका इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी, इको मीन्स द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और द इंटरेक्शंस between living organisms and their environment. And this term ecology, it was coined by Ernest Haeckel. Ernest Haeckel in 1867 derived from a Greek word oikos, that means household, and logos, that means study. So the study of living organisms and their interactions with their environment in their habitat, जिस habitat में, जिस ecosystem में वो रहते हैं, वहाँ पे किस तरह living organisms non living components के साथ interact करते हैं। for example atmosphere, hydrosphere, lithosphere या water, air and soil के साथ किस तरह interact करते हैं, उसकी study को हम ecology कहते हैं। E.P. Odum in 1969 he described or stated that the study of structure and function of nature, ecology is the study of structure and function of nature. structure क्या होता है? एक्चुअली कोई भी इकोसिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। सो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, it is known as the structure of an ecosystem. So structure of ecosystem means all the components of ecosystem, whether living or non living, जैसे बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, वाटर, एयर, सॉयल, और इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ, जब हम इसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, एंड द फंक्शन मीन्स हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। फंक्शन में ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स इनको कंज्यूम करते हैं, इस तरह फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, और फिर फूड चेन, फूड वेब बनता है। इसी तरह जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में या सॉइल में रिलीज़ करते हैं, वो एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। इसी तरह फंक्शनल एस्पेक्ट में जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं या जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं, जैसे फास्फोरस साइकिल, मिनरल साइकिल्स जितने भी हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल जो हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जब हम स्टडी करते हैं एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन, उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। चार्ल्स कर्ब्स in 1985 he defined scientific study of interactions. Scientific study means ऐसी study which is based on observations and experiments determining the distribution, और जिससे determine होती है distribution of living organisms and their abundance means उनकी density क्या है, किस geographical area में कितने organisms है, उनका interaction क्या है, वो किस तरह एक दूसरे पे depend करते हैं, तो उसकी scientific study. So the scientific study of interactions means interactions between biotic and abiotic components determining the distribution and abundance of organisms, और organisms की distribution, उनकी abundance, उनकी density, और जो उसकी जो study है उसको हम कहते हैं ecology. So this definition was given by Charles Curves. जो ये इकोलॉजी है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स, इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हम यहाँ पे ऑट इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़। जब हम इंडिविजुअल स्पीशीज़ को, स्पीशीज़ मीन्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर क्लोजली रिलेटेड विच कैन इंटरब्रीड, उनको स्पीशीज़ कहते हैं। जब हम स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑटिकोलॉजी। उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, हाउ डू दे लुक लाइक, एंड टेक्सोनॉमिकल पोजीशन, की टेक्सोनॉमिकल पोजीशन क्या है, उनका जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, फाइलम क्या है, उनका लाइफ साइकिल मीन्स हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, इस तरह लाइफ साइकिल, उनके ग्रोथ स्टेज जो है उनको स्टडी करना, उसको ऑटिकोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद साइनिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्मिंग कम्युनिटी। जो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसको साइनिकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉन्ड है या एक लेक है
या एक वेल है, उसमें डिफरेंट और फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक कम्युनिटी बनाते हैं और इस एक कम्युनिटी में फूड चेन भी एग्जिस्ट करता है, फूड वेब भी एग्जिस्ट करता है, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं। तो इस टाइप की स्टडी को हम साइन इकोलॉजी कहते हैं। जब हम इकोसिस्टम के बारे में ऐसी स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यहाँ पे अगर हम एक लेक की बात करते हैं या एक पॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे एयर भी होता है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनमें जो रिलेशनशिप है और इस तरह ये इसको एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, इस स्टडी को हम साइन इकोलॉजी कहते हैं। जो इस साइन इकोलॉजी है, इसकी डिफरेंट सब डिविजन्स हैं या टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे जो भी हमने टर्म्स लिखे हैं, इन्हें आपने याद रखना है। बाकी ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। जिस तरह हमने इकोसिस्टम को डिफ़ाइन किया, इस तरह ये भी या इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। तो इसी तरह ये भी है पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, फंक्शनल इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी एंड माइक्रोबियल। दीज आर द डिफरेंट जो टाइप्स हैं इकोलॉजी के, स्टडीज़ हैं, यानी इनमें हम डिफरेंट टॉपिक स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी। Population ecology, it focuses on the study of populations. Populations means a group of similar organisms and their population, their number in a particular area in a given time. यानी एक ही गिवन टाइम में किसी इकोसिस्टम में या किसी भी जगह पर एक जैसे ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज बात करेंगे कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, तो इट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, मेल्स एंड फीमेल्स। सो फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन अ स्पेसिफिक स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के कितने ऑर्गेनिजम्स, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी पॉपुलेशन यानी उनका नंबर क्या है, उसको स्टडी करना। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम स्टडी करते हैं। डेमोग्राफिक्स मीन्स कि उनका हैबिटेट कहाँ पे है, वो किसी वैली में रहते हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, और जितने भी फैक्टर्स पॉपुलेशन की डायनेमिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं या अदर रिसोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी और कितनी और किन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होगी। इसमें हम यही स्टडी करते हैं। और दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी, एग्जामाइन्स द इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ इन ए डिफाइंड हैबिटेट। किसी एक हैबिटेट में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन मीन्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर अदर रिसोर्सेज। उनमें कंपटीशन होता है, उनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि अगर हम एक वेल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनमें जो इंटरेक्शन होता है, और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं या यहाँ पे हम कहेंगे पॉन्ड में रहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है यहाँ की कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होता है फॉर फूड, शेल्टर एंड अदर थिंग्स, दैट इज़ नोन एज, इसकी स्टडी को हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी में आता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के किसी एक इकोसिस्टम में रहते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रॉग्स रहते हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, और उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। इसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। कम्युनिटी स्ट्रक्चर, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कितने ऑर्गेनिज्म इसमें हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, इनमें जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती हैं फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर अदर रिसोर्सेज सच एज कंपटीशन, प्रीडेशन, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, कुछ प्रेज होते हैं। उनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होती हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसी एसोसिएशन जिसमें बहुत बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं, पी प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। इसी तरह लाइकेन्स होते हैं, उनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं बिटवीन फंजाई एंड अलगी। इसी तरह प्रीडेशन होती है। इसी तरह कुछ वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ रिड्यूसर्स होते हैं जो लिविंग मैटर को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। इस तरह वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें इंटरेक्शन होती है, डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शंस होती है फॉर फूड, फॉर अदर रिसोर्सेज। और इसी तरह इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडीज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स विद एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में किस तरह फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स बायोमास और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी फॉर्म में, यानी वन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एंड देन देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो इन द फॉर्म ऑफ फूड जिस तरह ये एनर्जी होती है या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं,
इनकी फॉर्म में जो सोलर एनर्जी पहले प्लांट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और फोटोसिंथेसिस से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये फूड जो है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करके कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करते हैं। इस तरह फूड एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम में। इसको स्टडी करना और इसी तरह जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, इसकी स्टडी को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनकी साइकिलिंग होती है एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ये फूड एनर्जी जो है या जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं। इस तरह न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, या जिस तरह फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या सल्फर साइकिल एग्जिस्ट करता है हमारे इकोसिस्टम में। एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्रीडेशन होती है, या कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, कुछ प्रेज होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, और इसी तरह पैरासाइटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो फीड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर और अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं या फूड हासिल करते हैं। तो ऐसी स्टडी को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह लैंडस्केप इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अंडर द सॉइल रहते हैं। तो इस तरह जो लैंडस्केप जो हमारी अर्थ होती है, या जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इस पे वैलीज़ होती हैं, इस पे प्लेन्स होते हैं, इस पे जो या डेजर्ट्स होते हैं, या डिफरेंट जो जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन को स्टडी करना, यानी हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनमें ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस को स्टडी करना, उसको लैंडस्केप इकोलॉजी कहते हैं। इट फोकसेस ऑन स्पेशल पैटर्न्स मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर अर्थ, जो डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं या उनका हैबिटेट होता है, उन पे फोकस करना या उनको स्टडी करना, दैट इज़ इंक्लूडेड इन लैंडस्केप इकोलॉजी। फ्लो ऑफ एक्चुअली यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी, मटीरियल species, flow of energy between different organisms or from one organism to another organism. Material means जो nutrients होते हैं, minerals होते हैं, ये भी flow करते हैं एक organism से दूसरे organism तक in the form of जो food chain होता है, food chain के ज़रिए, या जो recycling होती है different chemical compounds की या biochemical components की, वो recycle होते हैं हमारी इस अर्थ में या किसी भी ecosystem में। उसको स्टडी करना और species और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना, इसको लैंडस्केप इकोलॉजी कहते हैं। और इस तरह फंक्शनल इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, इट एग्जामाइंस हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शन, यानी ऑर्गेनिज्म की फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है इन दियर एनवायरनमेंट। इन्वेस्टिगेट्स रोल्स ऑफ स्पीशीज़, जो डिफरेंट स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम में रहते हैं उनका क्या रोल है विद इन द इकोसिस्टम, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम प्रोसेस। जो फंक्शनल इकोसिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इंटरेक्शन होता है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ होता है, उसकी वजह से एक इकोसिस्टम जो है वो फंक्शन करता है, और फिर उससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस मुमकिन होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी तरह अप्लाइड इकोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, सोइल पोल्यूशन है, या वाटर पोल्यूशन है, या नॉइज़ पोल्यूशन है, ऐसी सिचुएशंस को या ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ये अप्लाइड इकोलॉजी में आता है। इसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन या डिफरेंट जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना, इट इज़ स्टडीड अंडर अप्लाइड इकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना इन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी डिफरेंट रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं या जो अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, उनकी कंजर्वेशन, उनका जुडिशियस यूज़ और उनका सही मैनेजमेंट, तो उसकी स्टडी को हम अप्लाइड इकोलॉजी कहते हैं। एंड देन देयर इज़ माइक्रोबियल इकोलॉजी इट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रिसोर्स जो होते हैं, इनका एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है, ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या जो मिनरल साइकिलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है, इनमें इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह लिविंग मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको ये डिकम्पोज करते हैं और फिर इसको एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में या लिथोस्फीयर में इसको रिलीज़ करते हैं। एंड द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस, उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी में. स्टडी इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है. अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय A.G. Densley in 1935. इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये होता है कि हमारा इकोसिस्टम किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स का बना है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. एंड द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बायोस्फीयर का, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. मैं फिर बताऊंगा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स विथ विच दे इंटरेक्ट. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. एंड फंक्शनल कंपोनेंट मीन्स एक इकोसिस्टम में जो फंक्शंस होती हैं. फंक्शन का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फूड के लिए कंज्यूम करते हैं, इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है. जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में या हमारे बायोस्फीयर में, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर या कार्बन साइकिल, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फंक्शनल यूनिट. सो द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. हमारे बायोस्फीयर का कोई भी एक यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉग है या एक पॉन्ड है या एक वेल है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पॉन्ड में होते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. और जो भी एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आता है. फंक्शनल एस्पेक्ट इसका ये है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर उस इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं. दैट इज़ द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ लिविंग मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स मीन्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, बैक्टीरिया, जितने भी आते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट. एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉयल. दीज it constitutes abiotic or non-living component of our environment, and this is the structure of our ecosystem. और कोई भी इकोसिस्टम, आवर इकोसिस्टम डज नॉट मीन नेसेसरली कि हम अपना इकोसिस्टम, बट जो भी इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोसिस्टम. तो हमारा बायोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं, हमारी अर्थ, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. तो इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और ये एक बड़ा इकोसिस्टम है. बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. और कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपनी ग़िज़ा या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स, अलगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये बायोटिक कंपोनेंट में आता है. इस तरह कंज्यूमर्स इसमें आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में. हेटेरोट्रॉप्स जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी. जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, और इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है. कैटेगराइज्ड इनको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स जो एक्सक्लूसिवली हर्ब्स खाते हैं या घास फूस खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और ओमनिवोर्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. इसी तरह डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो लिविंग मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इनको रिसाइकिल करते हैं. डिकम्पोजर्स को रिड्यूसर्स भी कहा जाता है. Decomposers obtain energy from dead organisms, plants and animals, breaking down complex organic matter into simpler substances. और इनका एक अहम रोल ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, रेजिड्यू होता है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये डिकम्पोज करते हैं और इस तरह लिथोस्फीयर में या सॉइल में या एटमॉस्फेयर में या वाटर में इनको रिलीज़ करते हैं. और इस तरह बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है उनमें अहम रोल जो है वो डिकम्पोजर्स का होता है. और एबायोटिक कंपोनेंट में द नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, इट इंक्लूड्स फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, विंड, वाटर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल एंड टोपोग्राफी एंड सॉइल पीएच. सॉइल का पीएच जो है, ये सब जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. इनमें अगर हम इन शॉर्ट कहेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, लाइट, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है और हमारे इकोसिस्टम की जो ये कंपोनेंट्स हैं. ऑल्सो इंक्लूड्स केमिकल फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट्स जिसमें आते हैं, मिनरल्स आते हैं विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग organisms. Abiotic components of ecosystem shape the environment and influence the living biotic factors or biotic organisms or living organisms. तो इनका इंटरेक्शन जो है ये ज़रूरी है, and these are important components of our environment. तो इस तरह रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर भी मैंने कहीं पे सिलेबस में देखा था, सो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है. डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जिनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं, जिन्हें फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और कुछ आर्थ्रोपोड्स आते हैं. डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स जब इनकी डेथ होती है तो जो ये या जो भी ऑर्गेनिक मैटर ये प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एक्सक्रीशन और समथिंग, तो वो
इनको डिकम्पोज करते हैं, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हैंस एक्ट एज क्लींसिंग एजेंट्स। इस तरह हमारे एनवायरनमेंट को ये क्लीन करते हैं, यानी इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ऐसे अगर रहेगा तो उससे फिर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं या इमर्ज हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे एनवायरनमेंट को ये क्लीन करते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड दस मेक them available for plants and create balance in ecosystem और environment। हमारे environment में डिकम्पोजर्स का रोल ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी रिसाइकलिंग होती है, ये इनको डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट जो है जब इसकी डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज करते हैं, इसमें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रिलीज करता है और फिर दूसरे प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग मटेरियल्स इन इकोसिस्टम एंड रिप्लेनिश एयर वाटर। जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं या सॉयल होता है या एयर होता है, इसमें डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या केमिकल्स को, बहुत सारे केमिकल्स को रिसाइकल करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, इनको डिफॉर्म करते हैं और फिर इस तरह रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर रिसोर्स है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, केमिकल्स हैं, तो इस तरह ये जो है इट इज़ नॉट फिट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और या फिट फॉर ड्रिंकिंग भी हम कहेंगे, या ये इसमें मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डिट्रीमेंटल है या उनके लिए हार्मफुल है। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये वाटर में, एयर में, सॉइल में मौजूद जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मोस्टली उनको ये डिकम्पोज करते हैं, उनको रिसाइकल करते हैं और इस तरह हमारे इकोसिस्टम को रिप्लेनिश करते हैं, एयर को, वाटर को। और फिर इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर रिसोर्स है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको ये फिर रिप्लेनिश करते हैं, क्लीन करते हैं और इस तरह उनकी सर्वाइवल के लिए ये उनका अच्छा मतलब हैबिटेट बन सकता है। अदरवाइज़ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें फिर इन जो ये मिनरल्स हैं या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी वजह से ये वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते या उनके लिए ये थ्रेट पोज कर सकते हैं। तो होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।